जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सबको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। यदि क्लास आप सबको अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी है। ठीक है, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिख रहा होगा ये दो समुद्री जहाज़ बंगाल की खाड़ी में है और इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, एक युद्ध हो रहा है। और वो युद्ध नहीं है, एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, युद्ध का क्या किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है। तो ये है भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। नौसेना दोनों देशों की क्या है, नौसेना है। इन दोनों देशों की नौसेना के बीच क्या चल रहा है कि संयुक्त अभ्यास चल रहा है, जिसे जिमैक्स बोलते हैं। जैसे जापान, आई से इंडिया, एम का मतलब मिडिल, ई एक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज और 2022 का मतलब होता है, यहाँ 2023 होना चाहिए था। जेमैक्स 2023 चल रहा है और कितनी बार, ये छठी बार हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में हो रहा भारत और जापान की समुद्री सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच इस तरह का अभ्यास छठी बार किया जा रहा है। इससे पहले 5 बार हो चुका था, छठी बार है। इसमें भारतीय नौसेना के 3 समुद्री युद्धपोत हैं। एंटी सबरीम है, ठीक है ना, एंटी सबरीन और मिसाइल विध्वंसक लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान भी शामिल हैं। और वहीं संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेना के बीच उच्च स्तरीय आपसी समन्वय और संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो हम आपसे कई बार कहते हैं कि जब भी युद्ध अभ्यास होता है तो दोनों देशों के बीच जो है एक तरीके से आप समझिए वार्तालाप और जो शक्तियां हैं एक दूसरे के पावर को भी समझना होता है। और इस तरीके से ये भारत और जापान के बीच छठवीं बार का क्या हुआ, ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को लेकर के। क्योंकि दो देश यहाँ देखिए, वेदांत और एक फ्रॉक्सकॉन मिलकर लगाएंगी भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। भारत में लगने जा रही है सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, जिसमें जर्मेनियम सिलिकॉन आते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, ऐसे अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे चिप वगैरह बनते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो चिप बनते हैं, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल फ़ोन के जो गैजेट्स हैं उनमें जो है इनका उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ वेदांत और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन के बीच भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए मंगलवार को इन पे औपचारिक रूप से करार कर दिया गया है। ठीक है, मंगलवार को औपचारिक रूप से करार किया गया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर निर्माण पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अहमदाबाद में दोनों कंपनियां सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाई जाएगी। ठीक ना, गुजरात में वेदांता और फ्रॉक्सकॉन का प्रस्तावित सेमीकंडक्टर संयंत्र राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये गुजरात में लगेगा, आप सबको पता है। और देखिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी आया है कि यह समझौता ज्ञापन भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षी को प्रगति रूप करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। 1.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट है और गुजरात में लगेगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अजरबैजान से प्रश्न है। अजरबैजान का हमला, अजरबैजान ने एक देश जो कि आर्मेनिया है उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो अजरबैजान का हमला, 49 आर्मेनियाई सैनिक जो है मृत अर्थात मर गए, उनको मार दिया गया है। अब ये बात क्या है, क्यों आखिर हमला हुआ इन दोनों देशों के बीच, क्योंकि पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध की आग फिर भड़क रही है। कारण क्या है, अजरबैजान के हमले में 49 सैनिक मारे गए हैं। अब ये आर्मेनिया के लोग बता रहे हैं, आर्मेनिया के जो है सैनिक कितने, 49 सैनिक मारे गए हैं। इसमें है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है कि भाई आप लोग शांत रहिए। इस संघर्ष के साथ पूर्वी सोवियत संघ के 2 और देश युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, 2 देशों में और युद्ध होने का खतरा है। वहीं तुर्की की बात करें, इसी बीच तुर्की ने क्या किया है, अजरबैजान का समर्थन करते हुए कहा कि आर्मेनिया को उकसाव
की जो कार्यवाही पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। अच्छा, युद्ध होने का कारण क्या था? तो इनके बीच एक स्थान को लेकर के, जब भी दो देशों के बीच अक्सर युद्ध होते हैं, जब भी दो देशों के बीच युद्ध होने का कारण यही बन जाता है कि उनके बीच जो है किसी न किसी स्थान को लेकर के। यहाँ देखिए, आर्मेनिया के बीच, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख नागोर्नो काराबाख को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में एक अलगाववादी युद्ध की समाप्ति के बाद आर्मेनिया द्वारा समर्थित बलों के नियंत्रण में आ गया, अर्थात इस पे कब्जा हो गया आर्मेनिया का। बस इसी को लेकर के दोनों देशों में क्या है, जो है विवाद है, और इसी विवाद पे ही क्या हो गया, एक युद्ध, और जिसकी वजह से इतने लोग क्या हो गए, मारे गए। तो ये है अजरबैजान का हमला और 49 आर्मेनियाई सैनिक मारे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप सबको दिख रहा है, और ये देखिए क्वेश्चन नाम परिवर्तन को लेकर के है कि 22 वार्डों के बदले नाम बाबरपुर होगा कबीर नगर, और ये दिल्ली के हैं। देखिए, दिल्ली के हैं, और यहाँ बाबरपुर वार्ड अब कबीर नगर होगा दिल्ली में। अब जो वार्ड बनाए जाते हैं इन वार्डों को लेकर के, ठीक है ना, यहाँ मुगल कालीन नाम वाले वार्डों के नाम बदलें, जो भी मुगल काल के वार्ड नाम थे उनको बदल दिया गया है, जिनमें से आप देखिए बाबरपुर वार्ड अब कबीर नगर होगा, और वहीं पर एक था एनक्लेव वार्ड का नाम ग्रीन पार्क होगा। मयूर विहार फेस 1 जो होगा वो सबसे बड़ा वार्ड होगा, और साथ ही 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी 93,381 है। ये मयूर विहार फेज़ 1 का क्या है, वार्ड है। और सबसे छोटे वार्ड की बात करें तो चांदनी चौक है, दिल्ली का चांदनी चौक होगा सबसे छोटा वार्ड। इसकी आबादी कितनी है, 35,509, ठीक है ना। तो ये वार्डों को क्या किए गए, 22, इस तरीके से 22 वार्डों के नाम क्या कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। यहाँ देखिए ड्राफ्ट के प्रमुख तथ्य क्या हैं, 2011 की जनगणना की परिसीमन समिति ने माना है आधार 1,64,18,663 आबादी थी। कहाँ ये आबादी थी आपकी 2011 में। फिर 27,46,223 अनुसूचित जाति के लोग थे। 67,000 की औसत आबादी वार्डों की रखकर परिसीमन किया गया था। सब मिलाकर के ये जनसंख्या की ये 2011 की जनगणना की बात कर रहा है। तो फिलहाल 22 वार्डों के नाम बदले गए हैं, और जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है कि बाबरपुर वार्ड अब क्या होगा, कबीर नगर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, ज्ञानवापी परिसर में होगा एक और सर्वे। ज्ञानवापी मामला आप लोगों ने सुना होगा, ये वाराणसी में है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, वहाँ पर मंदिर को लेकर के इन सब पे जो है अभी चर्चा में है, ये अदालत में मामला है, ठीक है ना। एडवोकेट का कमिश्नर की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। अब ये देखिए जो मेन बातें हम आपको बता दे रहे हैं, अदालत के निर्देश पर पहले 5 दिनों तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा, और कई तहखानों के मौजूद कुछ कमरों में नमाज पढ़ने की जगह, गुंबद, वजू खाना समेत कुछ अन्य जगहों का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी हुई थी, ठीक है ना। इन्हीं सब का क्या किया जाएगा, एक बार सर्वे होगा। वजू खाने में शिवलिंग भी मिला है, मगर परिसर में कई जगहों पर सर्वे नहीं हो सका है। इन जगहों को ईंट पत्थर से बंद किया गया है। इनमें 2 तहखाने प्रमुख हैं जहां शिवलिंग मिला है। इनके पूरब में दीवार पर एक दरवाज़ा साफ नज़र आता है, उसे भी ईंट पत्थर से बंद किया गया है। अब ये बंद दरवाज़ों के पीछे सर्वे ज़रूरी है। अब इसके पीछे क्या है, इसकी सर्वे किया जाना बहुत ज़रूरी है। बैरिकेटिंग के पश्चिम तरफ दीवार पर माँ श्रृंगार गौरी उधर ही हैं, पर भी एक विशाल दरवाज़ा है जिस पे बंद रखा गया है। दक्षिण की तरफ शिवलिंग और नदी के बीच तहखाने का एक हिस्सा भी बंद है। तहखाने को उत्तरी दीवार पर पत्थर खड़ा कर दिया गया है। तो इसी वजह से क्या है, जहाँ शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का भी अर्घा जरूरी है। बनारस में तिला भंडेश्वर समेत अन्य मंदिर भी हैं जहाँ विशाल शिवलिंग है। परिसर में भगवान शिव व माता गौरी का परिवार
परिवार कहे जाने वाले अन्य देवताओं के भी प्रमाण मिले हैं। तो सब मिलाकर के इसीलिए इसका एक बार फिर से क्या होगा, सर्वे होगा। कहाँ पर, ये देखिए वाराणसी की खबर है, ज्ञानवापी परिसर में होगा एक और सर्वे। अब ये हो रहा पूर्व एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही में पूरे परिसर में नहीं हो सका था सर्वे, फिर से सर्वे कराया, क्योंकि कुछ जगहों पर जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी वहाँ का सर्वे नहीं हुआ था। ज्ञानवापी को भगवान का मंडप कहा जाता है। अब ये बात अब तभी सिद्ध हो पाएगी। देखो, अर्घा मिला तो सिद्ध हो जाएगा यह मंदिर है, अर्घा मिलेगा तो यहाँ सिद्ध हो जाएगा कि मंदिर है। तो बाबा का अर्घा मिलने के बाद कोर्ट ने साबित करना आसान हो जाएगा कि यह मंदिर है। अब जैसे ही मिलेगा कि अर्घा, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या थी, मंदिर था। तो इसी बीच जो है इन सबको लेकर के एक तरीके से समझिए फिर से क्या होगा, सर्वे होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये भी मंदिर और मस्जिद वाला ही मामला है। नेक्स्ट प्रश्न है, रास्ता भटक कर दूसरे ट्रैक पर चली गई थी येलो लाइन की मेट्रो। अब ये लीजिए, येलो लाइन की जो मेट्रो है, रास्ता भटक कर दूसरे ट्रैक पर चली गई थी येलो लाइन की मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है। अभी दिल्ली की है कि दिल्ली में सोमवार को मेट्रो ट्रेन की येलो लाइन पर 4.5 घंटे तक परिचालन बाधित हो गया। जांच के बाद सामने आया कि हुंडा सिटी सेंटर की तरफ जा रही मेट्रो जो है वो मेट्रो ट्रेन वो घिटोरनी स्टेशन के नज़दीक क्रॉसओवर जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसओवर मतलब ट्रैक बदलने की जगह पर रास्ता भटककर दूसरे ट्रैक पर चली गई। गनीमत है, देखिए कह रहे हैं कि गनीमत है कि मेट्रो में यात्री नहीं थे और घटना सुबह ऐसे समय पर हुई जब यात्रियों के लिए मेट्रो का परिचालन शुरू ही नहीं हो पाया था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो है मेट्रो पूरी तरीके से चली ही नहीं थी, जिसमें मतलब चली थी लेकिन उसमें यात्री नहीं होते थे। तो वो देखिए प्रथम दृष्टया है कि येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन नहीं की जिम्मेदारी संभाल रही निजी एजेंसी के ऑपरेटर मतलब चालक की लापरवाही सामने आ रही। इसके लिए चालक को हटा दिया गया है। पिछले साल जून से येलो लाइन पर परिचालन की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी संभाल रही है, ठीक है ना। एक क्या कर रही है, निजी एजेंसी संभाल रही है और इस एजेंसी के लिए 150 चालक तैनात किए गए। इस एजेंसी ने 150 चालक तैनात किए हैं और जिसकी वजह से ये मेट्रो चल रही है। लेकिन अब हुआ ये कि यात्रियों को लेकर समय पूर्वक वापसी की ओर बदला जाना था, यहाँ देखिए और जिसके चलते क्या हो गई, वो लाइन जो है रास्ता भटककर दूसरे ट्रैक पर चली गई। अब ये रास्ता भटकना मतलब आदमी भटक सकता है, लेकिन ट्रेनें भटक जाएं तब तो फिर ये समझिए कि एक तरीके से खतरा बिल्कुल हो सकता था। लेकिन उसमें गनीमत यही थी कि उसमें क्या थे, उसमें कोई व्यक्ति अर्थात यात्री गाड़ी नहीं थी वो। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कम होगी नामीबिया के चीतों की रफ्तार। दुनिया भर में चीतों को सिर्फ रफ्तार के लिए जाना जाता है, जो प्रति घंटा 130 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाने में सक्षम है, लेकिन भारत में शायद उनकी यह रफ्तार देखने को ना मिले। इसके पीछे मुख्य वजह यहाँ भोजन की सहज उपलब्धता होगी। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा कारण है। मुख्य वजह क्या है, भोजन की सहज उपलब्धता। हालांकि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में वो अपने भोजन के लिए जिन वन्यजीवों का शिकार करते हैं उनकी रफ्तार यहाँ उनके लिए मौजूद वन्यजीवों से काफ़ी ज़्यादा होती थी। ऐसे में उन्हें शिकार के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती थी। सब मिला करके अब उनकी रफ्तार कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ भोजन बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अभ्यास नहीं करना होगा, तो जाहिर सी बात रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो हम लोगों के भी साथ भी होता है। कारण है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप उस क्षेत्र में कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही चीतों के साथ है। अब वहाँ नामीबिया वगैरह में है, दक्षिण अफ्रीका वगैरह में है, वहाँ लोग खूब मेहनत करते हैं क्योंकि उनको जिस जीव का शिकार करना वो बहुत तेज़ फुर्तीले होते, भागते हैं, तो उनके पीछे उनको भी भागना पड़ता है। कारण यही था। देखिए नामीबिया में चीते जिन वन्यजीवों का शिकार करते हैं उसमें स्प्रिंगबग और स्टीनवल और इम्पाला जैसे वन्यजीव शामिल हैं। इनके भागने की रफ्तार प्रति घंटे 88 से लेकर 96 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ऐसे में चीता उनके लिए शिकार के लिए इसमें भी ज़्यादा रफ्तार भागना पड़ता है। फिलहाल भारत में चीतों के पहले प्रस्तावित ठिकाने कूनो, पालपुर में जो वन्यजीव शिकार के लिए उपलब्ध होंगे उनमें से चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा आदि हैं।
इन सभी की औसत अधिकतम जो है रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती, यानी कम रफ्तार होते ही ये अपना भोजन आसानी से उपलब्ध कर लेंगे। और जब इन्हें अपना भोजन आसानी से बना लेंगे, उपलब्ध करा लेंगे, तो इनको ज़्यादा तेज़ भागना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चीतों की रफ्तार भी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब वो अभ्यास कम करेंगे तो जाहिर सी बात उनकी रफ्तार भी कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मिले राजभाषा के दर्जे से सशक्त होने लगी हिंदी। देखिए, जम्मू कश्मीर में मिले राजभाषा के दर्जे से सशक्त होने लगी हिंदी, क्योंकि जैसे ही राजभाषा मतलब जो राजभाषा है हिंदी अगर उसको मिलेगा तो वहाँ पर क्या हो गई, हिंदी की भी क्या हो जाएगी, मजबूती हो जाएगी। ठीक, इतिहास में पहली बार प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को लेकर के है। तो बात कर रहे थे हम लोग जो है मिले राजभाषा के तर्ज पर सशक्त होने लगी हिंदी जम्मू कश्मीर में। तो देखिए 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में केवल उन भाषा मतलब उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। इसके हिंदी उपेक्षा के शिकार था, मतलब इससे हिंदी उपेक्षा का शिकार थी, मतलब हिंदी को नहीं वो अधिकार मिला। लेकिन 3 सितंबर 2020 को आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद हिंदी के साथ डोंगरी व कश्मीरी को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा दिया गया। सब मिलाकर के उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डोंगरी और कश्मीरी, अब जम्मू कश्मीर में पाँच भाषाएं हैं जिन्हें क्या मिला है, जम्मू कश्मीर को राजभाषा का दर्जा मिल गया है। 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर का राजभाषा का दर्जा मिला गया, जिनमें हिंदी भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय कागजी दलों पर कार्यवाही, मतलब ऐसे दल जो केवल कागज़ में हैं उनके ऊपर अब क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। उनके ऊपर कार्यवाही, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के दिशा में आयोग का बड़ा कदम, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, चुनाव आयोग भवन, इसमें 253 दलों को घोषित किया गया निष्क्रिय, शेष 86 दलों को पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की सूची से हटाया गया। अब देखिए, आयोग ने 339 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के खिलाफ कार्यवाही की। इसमें 86 दल क्या हैं, सिर्फ कागज़ पर चल रहे हैं। इसमें 86 दल सिर्फ कागज़ पर चल रहे हैं और शेष 253 निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कार्यवाही के दायरे में आने वाले सबसे ज़्यादा दल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के हैं। आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और बिहार वाले ही अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं और जो कि पूरी तरीके से क्या है, निष्क्रिय हैं। तो इनके खिलाफ चुनाव आयोग ने क्या कर दिया है, इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ है चुनाव आयोग, बात करें चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने नियमों का पालन नहीं करने वाली पंजीकृत गैर जमानती राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ साल मई में कार्यवाही शुरू की। मई में आयोग ने 87 दलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें क्या कर दी है, RUPC सूची से बाहर कर दिया है। जून में 111 दलों को इस सूची में बाहर किया गया जून में। अब कुल मिलाकर के 537 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के खिलाफ कार्यवाही हो चुका है। तो ऐसे दल जो केवल कागज़ में हैं, ऐसे दल जो केवल कागज़ में है, उनके खिलाफ क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गेम चेंजर होगी कोरोना की नेजल वैक्सीन। गेम चेंजर होगी कोरोना की नेजल वैक्सीन। अब ये नाक से लिया जाएगा। अचूक हथियार भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की DGI में मिल चुकी है मंजूरी, DCGI में मिल चुकी है मंजूरी। यहाँ देखिए बायोटेक की कंपनी भारत बायोटेक सस्ती होने के साथ ही प्रयोग में आसान और अधिक प्रभावशाली है। जो पहले हम लोग इंजेक्शन लेते थे, अब उसकी जगह पर क्या करना होगा, उसे नाक में लेना होगा। ठीक, कैसे, नाक से। भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेज़ल वैक्सीन इनकोवैक्सीन मतलब VVV154 विकसित की है। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसे
इसके नियंत्रित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसे क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। अगर बात करें, कहा जाए मतलब बल ने कहा है कि इसका यह मतलब है कि वायरस को वायरस फेफड़े और दूसरे अंगों तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जो वायरस है वो शरीर में अन्य अंगों में पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा यदि इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो। जो भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, ठीक है ना, जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत बनेगा G20 का अध्यक्ष। G20 का अध्यक्ष। देश में 200 से अधिक बैठक होंगी आयोजित। अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जुटेंगे शीर्ष 20 देश के प्रमुख। G20 की बात होगी। पहली बार 7 दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत आए। भारत 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 का अध्यक्षता करेगा। मतलब भारत क्या करेगा? G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दिन भारत की अगुवाई में, जो अभी हुआ इससे पहले, नई दिल्ली में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्र प्रमुख और वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और कनाडा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना तथा यूरोपीय संघ के सरकार के प्रमुख हिस्से लेंगे। सरकारों के प्रमुख जो होंगे वो हिस्से लेंगे। तो 19 देश हैं G20 में, 19 देश हैं और एक क्या है? यूरोपीय संघ है। तो टोटल क्या है? 20, ठीक, 20 लोग शामिल होंगे। और भारत क्या बना है? इसका अध्यक्ष। भारत क्या है? भारत बनेगा G20 का अध्यक्ष। देश में 200 से अधिक बैठक, भारत में होगी क्या? 200 से अधिक बैठक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में शामिल थे श्रीकांत। भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक श्रीकांत जिकर का जन्म 1954 में आज ही के दिन नागपुर में हुआ था। MBBS करने के बाद MS में प्रवेश लिया, फिर MS छोड़कर कानून की पढ़ाई करने लगे, फिर IPS और IAS के लिए भी चयनित हुए थे। देखिए, इनके पास कुल 42 विश्वविद्यालयों से 20 बड़ी डिग्रियां थीं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इन्हें सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का भी दर्जा दिया था। 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए और उन्होंने मंत्री और सांसद के रूप में भी काम किया था। ये थे भारत के श्रीकांत, ठीक है। अगला ही प्रश्न है यही नीचे, देखिए, पिकासो की स्मृति में प्रदर्शनी। पिकासो के स्मृति में प्रदर्शनी, यहाँ देखिए, मैड्रिड की रीना सोफिया संग्रहालय में प्रसिद्ध विख्यात स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो की जो सर्वश्रेष्ठ कृति गुएर्निका को कैमरे में कैद करते हुए आगंतुक पिकासो की 50वीं पुण्यतिथि पर दुनिया भर के 42 स्थानों पर उनकी जो है कलाकृतियाँ, प्रदर्शन आदि लगाई जाती हैं। जिन्होंने युद्ध की विभीषिका, अन्याय, अत्याचार और मानवीय वेदना को अपनी कृतियों में क्यूबिक शैली के माध्यम से जीवित किया था, यही थे स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो, ठीक है ना, पाब्लो पिकासो। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है मुकुल रोहतगी जी से। मुकुल रोहतगी क्या है? अगले अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी होंगे अगले अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल के स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी देश के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। AG होंगे देश के 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे। 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे। AG के रूप में उनका यह दूसरा कार्यकाल होगा। पहली बार वह जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे। 67 वर्षीय रोहतगी पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा और उन्हें स्वास्थ्य कारणों से देश के इस शीर्ष विधि अधिकारी के पद पर बने रहने के प्रति अनिच्छा जाहिर की है और वह संवैधानिक कानूनों के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त वेणुगोपाल ने 1 जुलाई 2017 को 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल का पदभार संभाला था। इसके बाद 2
बार उनका कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया। हालांकि 91 वर्षीय वेणुगोपाल लगातार इस पद पर बने रहने के प्रति अनिच्छा जाहिर करते रहे। इस साल जून में केंद्र ने एक बार फिर से उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया था। लेकिन अभी कौन होंगे? जैसे उनका कार्यकाल समाप्त, मुकुल रोहतगी होंगे अगले अटॉर्नी जनरल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का ये लास्ट ही प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा